जराइम के बाद सरकारी तौर पर कायम अदालतों और उसमें काम करने वाले जजेस के फैसलों का अपना मकाम और हैसियत होती है। इसके बरक्स कुछ अफराद एक जगह जमा होकर कोई फैसला करते हैं या किसी कबीले के सरदार की मौजूदगी में वहां के आम आदमियों की किस्मत का फैसला किया जाता है, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसके बावजूद देही और शहरी सतह पर कुछ बाअसर अफराद अब भी खुद से बेबस अफराद की किस्मत का फैसला करना अपना हक समझते हैं। लड़ाई झगड़े या किसी और इख्तिलाफ की सूरत में अदालत से रुजू करने के बजाय अब भी मुतासरीन का फैसला करने के लिए निजी तौर पर जिरगे के नाम पर लोगों को जमा किया जाता है और उसकी क़यादत करने वाले बाअसर अफराद किसी भी झगड़े या इख्तिलाफ का फैसला सुना देते हैं। इस फैसले पर अमल करना भी ज़रूरी होता है और उसमें सुनाई गई सज़ा को कबूल करना भी लाजमी करार दिया जाता है। लेकिन ज़माना बहुत बदल चुका है और ऐसे फैसलों की वजह से आम अफराद का जो नुकसान होता है लोग उसे भी समझने लगे हैं। पिछले दिनों एक ऐसे ही जिरगे के दौरान होने वाली फायरिंग से एक सियासी पार्टी के रहनुमा के बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए थे, जो इस तरह का कोई पहला वाकया नहीं था, बल्कि इससे कबल भी जिरगे के दौरान कई अफराद अपने हक में फैसला करवाने के बजाय अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, जिससे ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि अपने इख्तिलाफात को या तो बातचीत के ज़रिए हल किया जाए या उसके लिए सरकारी अदालतों से राब्ता ही सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। रुपए पैसे का लेन देन हो या 2 अफराद के दरमियान तय पाने वाला कोई और मुआहदा हो, अगर ये बर वक्त पूरा ना हो तो उनमें इख्तिलाफात ज़रूर पैदा होते हैं। ये इख्तिलाफात बातचीत के जरिए तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लड़ाई झगड़े के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे ना सिर्फ दूसरों का बल्कि उनका अपना भी नुकसान होता है। कराची में एक मकान से उमर रसीदा मियाँ बीवी की सर कुचली लाशें बरामद हुई। इब्तिदाई तौर पर कुछ पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कत्ल करने वाला शख्स कौन है और उसकी वजह क्या है। पुलिस ने तफ्तीश की इब्तिदा की तो हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। देखते हैं कि घर में बगैर बच्चों के रिहाइश पजीर इस उमर रसीदा जोड़े के कातिल को कैसे गिरफ्तार किया गया और इस कत्ल की वजूहात क्या थी। शहर कायद में जराइम की कई ऐसी वारदातें भी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े बाज दफ़ा ऐसी खौफनाक सूरत इख्तियार करते हैं कि नौबत कत्ल व गारतगरी तक पहुंच जाती है। 18 फरवरी की शाम 4 बजे न्यू कराची सेक्टर 11L के एक रिहायशी शख्स ने उमर रसीदा मियाँ बीवी के कत्ल की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची तो शोहर की लाश बेड पर और बीवी की लाश बेड के करीब फर्श पर पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वक़्फ़े पे पहुँचे हम तो हमने देखा कि वो दोनों एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, दोनों में 2 लाशें रखी हुई हैं और अंदर जो है ना पुलिस थी और क्राइम सीन थी और स्पेशल के लोग थे। वो सब लोग अपने जो है ना कोई कैमरा लगा रहा था, कोई वो उस पर रफू कर रहा था, कुंडियों वंडियों पे प्रिंट लेने के लिए जो भी उनके केमिकल क्या होता है लगा रहे थे वो लोग। वो इस काम में लगे हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने अंदर जाने की कोशिश की, कह रहे नहीं आप अंदर नहीं आए, बाहर रहेंगे। हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने रोक दिया। मकतूल मियाँ बीवी के घर में उनके अलावा कौन रिहाइश पसीर था? क्या उनके बच्चे भी उनके साथ रहते थे या वो घर में अकेले थे? इस वारदात का पता सबसे पहले किसको चला और पुलिस ने तफ्तीश की इब्तिदा कैसे की? पुलिस ने बताया कि मकतूल की शनाख्त 70 साला जमील और उसकी अहलिया की शनाख्त 50 साला रिफत बीबी के नाम से हुई है। बेदर्दी से कत्ल होने वाली खातून मकतूला जमील की तीसरी बीवी थी। मकतूल के किराएदार ने बताया कि मकतूल ने घर में बच्चों के खाने पीने की चीज़ की दुकान बनाई हुई थी, जिसे बंद देखकर घर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर मियाँ बीवी की लाशें पड़ी थीं। मकतूल के मकान की बलाई मंजिल पर रिहाइश पजीर किराएदार ने बताया कि वो रोज़ रात को मकान के मरकजी दरवाजे को ताला लगाता था, लेकिन 17 फरवरी की रात मकतूल जमील ने उसे ताला लगाने से मना किया था। मैं आया हूँ रात को तकरीबन यही टाइम था 10:30 पौने 11 का टाइम। मैं आता हूँ इसी टाइम, ये दरवाज़ा मैंने इसको लॉक करके फिर जाली वाला दरवाज़ा लॉक करके मैं ऊपर चला आता हूँ। उस दिन रात में इनका दरवाज़ा खुला हुआ था, वरना अमूमन बंद होता है। उन्होंने बोला राशिद बेटा ताला नहीं लगाना, हमारे मेहमान आएंगे। ये बड़े साहब जिनका बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ताला जो है ना तुम आंटी को दे दो। मैंने उठा के वो ताला आंटी को दिया और अपने जाली वाले दरवाजे पे ताला लगा के मैं ऊपर चला गया। तो
किसी को आते जाते कोई मुलजिम की शनाख्त आप? नहीं, कुछ नहीं। सैफुल उमर माँ बाप के कत्ल की इतला मिलने पर मकतूल के बेटे भी जाए वक़्वा पर पहुंचे हुए थे और घर के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। पुलिस शवाहिद जमा कर रही थी और घर में सामान ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे किसी ने पूरे घर की तलाशी ली हो। ये वाली साहब है हमारे, मैं बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई है। कहने लगा अच्छा, फिर दरवाज़ा खोल कर हमें गैलरी में उन्होंने कर दिया। कमरे के आगे पट्टी बांधी हुई थी, उसमें वो सब अंदर घुसे थे और हमें अंदर जाने नहीं। हमने वहाँ से देखा कि बेड के ऊपर खून पड़ा हुआ है, नीचे बहुत सारा, 2 हिस्सों में खून इधर पड़ा हुआ था और एक फ्रिज के पास था। तो वो खून हमने देखा और सामान फैला हुआ देखा है। उसके बाद फिर हम गैलरी में वापसी आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इतनी देर से क्यों आए और आप इतनी देर में क्यों पहुँचे? हमने कहा हमें अभी अभी खबर मिली है। कहने आपको किसने खबर करी? पुलिस वालों ने हमसे पूछा तो वो जिस बंदे ने फ़ोन करा था वो भी वहीं खड़ा हुआ था। मैंने ये अशरफ ही है, मेरा दोस्त है। कहने कौन है? मेरा कज़न है। पुलिस का कहना है कि मकतूल ने मुतादिद अफराद को सूद पर भारी रकम दे रखी थी और मकतूल की रकम के तनाज़े पर कई अफराद से तल्ख कलामी भी हो चुकी थी। न्यू कराची पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फ़ोन का डेटा हासिल किया और एक ही मोबाइल नंबर पर मुतादिद बार राब्ता करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो मुलजिम रफ़ी ने कत्ल की इस वारदात का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल से 14 लाख की रकम सूद पर ली थी। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम हर माह सूद की रकम 72,000 रुपए अदा करता था। कर्जा चाहिए दे दिया करते थे, नहीं दिया तो सौदा कर लिया करते थे फाइल का कि और ले ले, फाइल ही छोड़ दे। ओपन लेटर पे फाइलें होती थी। अब वो जो ओपन लेटर पे जो गई जिसके हाथ में तो वो तो मालिक हो गया। अब हम इसलिए यूँ भी परेशान हैं कि पुलिस ने जो सामान लिया है वो उसकी एंट्री तो नहीं दी। अब वो रिटर्न वो सब चीज़ें कैसे देगी या वो सब गायब हो जाएगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया मगर अपना मौक़िफ़ कैमरे के सामने देने से इनकार कर दिया। इस कत्ल की असल वजह ना तो ज़ाती दुश्मनी थी और ना ही ज़मीन और जायदाद का झगड़ा, मगर कातिल और मकतूल के दरमियान एक ऐसा मुआहदा था जो पूरा ना हो सका और ये वारदात हमारे सामने आई। आइए देखते हैं ये क्या मुआहदा। मकतूल के बेटे का कहना है कि मुलजिम ने उसके सामने भी कत्ल का एतराफ़ किया है। न्यू कराची इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार करते हुए बताया कि मुलजिम के इब्तदाई बयान के मुताबिक कारोबारी नुकसान के बाद उसके लिए 72,000 माहाना देना दुश्वार हो गया था, मगर मकतूल उसे पैसों का तकाजा करता था। 52 लाख का उसने फ्लैट खरीदा था तो उसकी फ़ाइल उसने रखवाई हुई थी अब्बा के यहाँ और कर्जा लिया हुआ था, तो वो फ़ाइल भी निकाल के ले गया अपनी। उसने बताया कि फ़ाइल तो ले गया मैं और इन दोनों का कत्ल भी कर गया और जो मोबाइल थे वो भी उठा के ले गया जिससे वो पकड़ा गया। मोबाइल के ऊपर जो लास्ट कॉल उसकी हुई थी कि मैं आ रहा हूँ, ख़ास मेहमान आ रहे हैं, तो किराएदार ने बताया कि शाह साहब ने कहा था कि आज ताला नहीं लगाना गेट में, मेरे ख़ास मेहमान आएंगे। तो लिहाजा हमने ताला नहीं लगाया, ताला उनको दे दिया और वो रात को आया। अब रात को आया तो किस पैर में क्या किया उसने? मुलजिम ने तंग आकर 16 फरवरी को जमील के कत्ल का मंसूबा बनाया और 17 फरवरी को पैसों की अदायगी के बहाने तकरीबन रात 10 बजे मकतूल के घर पहुंचा, जिसके बाद जैकेट में छुपाई गई हथौड़ी से उसने मकतूल के सर पर पे दर पे वार करके उसे कत्ल कर दिया। इस दौरान मकतूल की बीवी भी कमरे में आ गई तो मुलजिम ने उसे भी हथौड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम उमर रसीदा मियाँ बीवी को कत्ल करने के बाद हिसाब किताब की डायरी, अपने दिए हुए चेक, फ्लैट के कागजात और मोबाइल फोन लेकर वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने बयान में बताया कि उसने डायरी को जला दिया और आला कत्ल अपने फ्लैट के करीब नाले में फेंक दिया था। हथौड़ी तुमने कहाँ से ली थी? हथौड़ी मैंने दुकान से ही मैंने परचेज की। मेरी दुकान, मेरी अपनी दुकान। अच्छा, अपनी दुकान से? किस चीज़ की दुकान है तुम्हारी? मेरी हार्डवेयर की दुकान। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद? मैंने हथौड़ी ली और जब इसने मुझे वो किया तो जब किया तो मुझे उससे पैसों का तकाजा करा था। ठीक है। तो जब जैसे ये मोड़ा तो मैंने इसको हथौड़ी से वार कर दिया। कातिल ने कहा था कि मैंने इनसे 14-15 लाख रुपए लिए थे और शाह साहब जो है ना मेरे पे बहुत ज़ोर दे रहे थे, बड़ी टेंशन दे रखी थी। मैंने मकान की फ़ाइल भी रखाई हुई थी उसके एवज़ में, तो वो बड़ा ज़ोर दे रहे थे। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं परेशान था 4-5 महीने से और कारोबार नहीं था, इस वजह से मैंने कत्ल कर दिया। उसने वजह ये बताई कि मैंने शाह साहब को कत्ल किया जब वो लेटे हुए थे, तो मैंने जाके सर में हथौड़ा मार दिया क्योंकि उनका ख़ास मेहमान आ रहा था, क्योंकि वो किस्तों में पैसे देता था ना। तो शाह साहब ने कहा था कि किराएदार को आज ताला नहीं लगाना, मेरा कोई ख़ास मेहमान आ रहा है। वो ख़ास मेहमान ये था जो 30 से 35 साल लड़का था जिसकी किराएदार ने तस्दीक पहले ही की हुई थी।
मकतूलीन के वुरसा का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल की वजह रकम का तनाज़ा सामने आया। मकतूल ने मुतादिद अफराद को कर्जा दिया हुआ था। मकतूल के बेटों का कहना है कि जालिम इंसान ने इंतहाई बेदर्दी से उनके माँ बाप का कत्ल किया है। मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाए। बूढ़े शख्स को कत्ल करने के बाद उसकी बीवी को भी कत्ल कर दिया गया और कातिल ने तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की, मगर मोबाइल फोन ने इस वारदात का भांडा फोड़ दिया, जिसकी वजह से कातिल गिरफ्तार हो गया और अब उसे अपने किए की सजा भी मिलेगी। कैमरामैन इरफान तरमीजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। अंग्रेजी ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जब सूदखोर शाइलॉक को अपना पैसा नहीं मिलता तो वो अदालत में अपना मुकदमा लेकर जाता है और मुआहदे के मुताबिक अपना हक मांगता है, जो कि 1 पाउंड ऑफ फ्लैश होता है। इस ड्रामे की हीरोइन पोशिया उस वक्त रहम की अपील करते हुए अपनी तकरीर में ये बात करती है कि रहमो करम ही इंसान की सबसे बेहतरीन खसूसियत है। The quality of mercy is not strained, it droppeth as gentle rain from heaven। मगर शाइलॉक उसकी एक नहीं सुनता और अपने पाउंड ऑफ फ्लैश को लेने के लिए बज़िद रहता है। इससे ये सबक मिलता है कि ऐसा कारोबार जिसमें रुपए पैसे का लेन देन ही सबसे अहम हैसियत रखता हो और उस पैसे के साथ गैर कानूनी सिलसिले भी जुड़े हों तो एक ना एक दिन किसी गैर मामूली खतरे या मुसीबत का बायस बन सकता है, मगर कुछ लोग इस खतरे की संगीनी के बारे में सोचते ही नहीं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। पतंगबाजी बज़ाहिर एक ऐसी तफरीह है जो सदियों से हमारे देसी त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है। बसंत भी ऐसा ही त्यौहार है जिसके मौके पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा नजर आता है और नौजवान अपने घरों की छतों पर जमा होकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जब से इस तफरीह ने कारोबारी हैसियत इख्तियार की है, बाज़ घरानों में इसकी वजह से तफरीह के बजाय सफ़े मातम भी बिछी है। बहुत सारे अफराद ने इस कारोबार में एक दूसरे से बरतरी हासिल करने के लिए आम डोर की जगह धाती डोर का इस्तेमाल शुरू किया तो बेगुनाह शहरियों के गले गाय भैंसों की तरह कटने लगे। हुकूमत ने इस शौक पर पाबंदी आयद करने का फैसला तो किया, लेकिन शौकीन मिजाज नौजवान किसी त्यौहार के बगैर भी पतंगे उड़ाते दिखाई दिए और बेगुनाह अफराद के गले काटने का सिलसिला भी खत्म न हो सका। लाहौर में पुलिस और इंतजामिया की गफलत के बायस पतंगबाजी के शौक ने कॉलेज के एक नौजवान लेक्चरार के ख्वाब उस वक्त चिकनाचूर कर दिए जब देखते ही देखते पतंग की डोर ने तलवार की तरह उसकी जिंदगी के साथ 2 घरानों की खुशियां भी तबाह और बर्बाद कर दी। चुनिया के रहायशी नौजवान आफ्ताब अहमद ने कुछ अर्सा कबल ही अमेरिका से PhD करके वापस आने के बाद दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में बतौर लेक्चरार पढ़ाना शुरू किया था। घर वाले खुश थे, अच्छी तालीम और नौकरी मिल गई। अब घर वाले उसकी शादी की फिक्र में थे कि एक रोज उनके घर ऐसी इतला आई जिसने पूरे घराने को खून के आंसू रुला दिए। आफ्ताब अहमद ने अमेरिका से इसलिए तालीम हासिल की थी कि वो अपने मुल्क में जाकर वहाँ के बच्चों को भी आला तालीम की खूबियों की तरफ राग़िब कर सके, मगर उसे क्या मालूम था कि यहाँ तो रोशन मुस्तकबिल की जगह एक बहुत बड़ा हादसा उसका इंतजार कर रहा है। उसके घराने को क्या इत्तला दी गई और इस इत्तला के बाद उनके दिल पर क्या गुजरी, आइए जानते हैं। आफ्ताब अहमद रोजाना चुनिया से पढ़ाने के लिए लाहौर आता था और इन दिनों चुंगी अमर सदू में अपनी बहन के घर रह रहा था। सुबह हस्बे मामूल वो कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल पर घर से निकला। जब वो मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर पर पहुंचा तो अचानक एक कटी पतंग की डोर बिजली की तरह लपकी और उसका गला काट गई। आफ्ताब अहमद चलती मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। राहगीरों ने देखा तो उसके गले से खून फवारे की तरह निकल रहा था और देखते ही देखते उसने एरिया रगड़ते हुए जान दे दी। कैसे PhD भी करके आए हैं, यंग थे, बिल्कुल 33-34 साल के थे। वैसे तो चुनिया के रहने वाले हैं,
लेकिन अभी यहाँ पे अपने बहन भाइयों के साथ चूंकि पर सदू रहते हैं, तो मुझे तो कॉलेज से अभी इतना मिली कि फ़ौरन कॉलेज की बजाय उधर पहुँचे, तो इधर पहुँचे तो अब तो डेड बॉडी को वो पहले हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे और ऐसे लोगों को हुकूमत जो है ना जी सख्ती से निपटे, जो लोग डोरों को या गुड्डीबाजी को करते हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि इस चीज़ को कंट्रोल करें। वो रोज़ जो है वो कसूर से आते थे बाइक पर कॉलेज, सुबह उनकी क्लास होती थी। तो अभी वो ये मतलब समझ नहीं आ रही कि इस पुल के ऊपर इस वक्त सुबह के वक्त डोर फिर गई उनके गले पे। ये समझ से बाहर है कि कैसे हो सकता है इस तरह के सरेआम पतंग उड़ाई जा रही है, और वो डोर जो है और इस तरह की डोर है कि जिससे मौके पे एक नौजवान की जो है वो जान चली गई है। तो ये देखना चाहिए इदारों को कि ये क्या हो रहा है। राहगीरों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि आफ्ताब अहमद के रिश्तेदार और कॉलेज के साथी प्रोफेसर भी वहां आ गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस वालों को तो हम यही कहेंगे कि उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर वो कर रहे होते और इस इलाके में अगर ये पाबंदी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती तो ये इतना बड़ा सानेहा ना होता। खुशखुर्रम आफ्ताब अहमद घर से कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके साथ जो हादसा पेश आया वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके दोस्त ये सब कुछ देखकर रंजीदा थे और उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि उसे जिंदगी की नेमत से किसने महरूम किया। आफ्ताब अहमद के साथियों का कहना है कि उसकी मौत की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। अगर पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता तो आज ऐसा ना होता। रिश्तेदारों का भी कहना है कि अब तक कई अफराद पतंगबाजी की भेंट चढ़ चुके हैं, मगर ये सिलसिला है कि रुकने में ही नहीं आता। हमें बस कॉलेज में इतला मिली है बजरिया फ़ोन के उनकी डेथ हो गई है यहाँ रोड पे। तो अभी अमेरिका से पढ़ के आए थे हमारे दोस्त, और इतना ब्रिलियंट, इतना लाइक आदमी के आपका तसव्वुर है। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। कम से कम हुकूमत को ये लाजमी करना चाहिए कि ये डोर, ये इस तरह अंधे कत्ल ये तो बंद हों। कम से कम लोगों का क्या कसूर है? वो इतना ब्रिलियंट आदमी, सैकड़ों लोगों की उम्मीद, सैकड़ों लोगों की आस था, वो सरे राह मारा गया। साथियों का कहना है कि खुदारा पतंगबाज भी सोचें कि वो किसी की जान जाने का सबब बन रहे हैं तो कल को उनकी जान भी इस तरह जा सकती है। गुड्डी उड़ाने वालों के लिए यही पैगाम है कि वो यही सोचें कि अगर आज जो आफ्ताब का इंतकाल हुआ है, अगर आज उनका कोई भाई यहाँ से गुजर रहा होता या उनके वालिद यहाँ से गुजर रहे होते तो उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होती। इंतज़ामिया की नाअहली है। हमारा एक बहुत कीमती इंसान, हमारा दोस्त, हमारा कुलीग, पाकिस्तान का असासा कहना चाहिए। अभी यूएस से वो पढ़कर वापस आया था PhD करके, शादी भी नहीं हुई, बूढ़े माँ बाप हैं, और ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि पाबंदी होने के बावजूद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से आज एक उस्ताद का जो है वो इंतकाल हो गया है। ये बहुत बुरा दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तालीमी हलकों के लिए, कि इस तरह से एक उस्ताद का इंतकाल हो गया। CCPO लाहौर ने SHO इस्रा को मुअत्तल करते हुए मुतलका पुलिस हुकाम से वजाहत भी तलब कर ली है, जबकि पतंगबाजी के कानून पर इंतहाई सख्ती से अमल दरामद तेज करने का हुक्म दिया है। मुतवफ़्फ़ी के उर्सा और साथियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पतंगबाजी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए ताकि किसी और घराने का चिराग गुल ना हो। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस की कारकर्दगी की शिकायत अपनी जगह, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम कवानीन पर कितना अमल करते हैं। हमारे ख्याल में मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी ही जराइम में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। अगर पतंगबाजी का शौक रखने वाले नौजवान ये बात सोचते कि उसकी वजह से उनके किसी अपने अजीज की गर्दन भी कट सकती है तो शायद ये सूरत हाल हमारे सामने ना आती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।